नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसएस न्यूज़ के इस अंक में। 26 जनवरी का दिन 75वां गणतंत्र दिवस। हमारे सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी दिन हमारा संविधान स्वीकार होकर लागू किया गया था। उसी उपलक्ष्य में हम इस पर्व को मनाते हैं कि हम अपने संविधान के द्वारा ही संचालित होते हैं। और सदियों बाद ये घड़ी आई थी हमारे जीवन में, जब हम आज़ाद भी हुए और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया इस देश में। दरअसल वही संविधान हमारी बाइबल भी है, गीता भी है, कुरान भी है। वही संविधान हमें अब तक यहाँ तक लेके आया। अब उसी संविधान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। और अगर आप एक शब्द को देखें जो मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन कहे थे, बहुत सारे लोगों ने शायद हो सकता है उसको मिस कर दिया होगा, लेकिन उनका एक शब्द ऐसा था जिसे कम से कम मैं नहीं भूल सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि राम भारत का विधान है। वहाँ पे मैं चौंक गया, क्योंकि विधान संविधान ही होता है। मुझे लगा कि हाँ, शायद बदलाव की वो घड़ी आ गई है, जिसके बारे में हम अभी सोच रहे हैं और वो उसको कार्यान्वित कर रहे हैं। मुझे कभी-कभी लगता है कि जब भगवान राम के ऊपर कुछ शब्द कहे गए मोदी के द्वारा, तो वो शब्द लिखे हुए शब्द हैं उनके द्वारा, ऐसे नहीं कि इंस्टेंटली सोचकर कहे गए हों। जो शब्द उन्होंने कहे अगर आप देखें तो आपको उसमें से आरएसएस और बीजेपी का फ्यूचर का आईना नज़र आता है। वो कहते हैं, राम भारत की दृष्टि है, भारत का दर्शन है। राम हमारी चेतना है, राम आस्था है, राम आधार है, राम विचार है, राम विधान है, राम चेतना है, राम चिंतन है, राम प्रतिष्ठा है, राम प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति है, राम नीति भी, राम नित्यता भी, राम निरंतरता, राम विभु विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों नहीं, शताब्दियों तक ही नहीं, बल्कि हजारों सालों तक के लिए होता है। यही 2 जगह हैं लाइनों में जहाँ पर मोदी ने अपने पूरे भाषण में राम राज्य का ज़िक्र किया, लेकिन राम राज्य का ज़िक्र अनुवाद के लिए किया, इस वादे के साथ नहीं कि मैं भारत में राम राज्य लेके आऊँगा। उन्होंने ये कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि राज्यम दश सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी कि हज़ारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। जब त्रेता में राम आए, तब हज़ारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई। ये शब्द थे उनके। इसके अलावा उन्होंने कभी भी पूरे भाषण में इस बात का जनता को वादा नहीं किया कि मैं आपको राम राज्य दूँगा। और राम राज्य का ज़िक्र सिर्फ़ वाल्मीकि के दोहे के अनुवाद के रूप में आता है कि तब राम राज्य की स्थापना हुई थी। लेकिन ये नहीं कहा कि इस राम मंदिर की स्थापना के साथ मैं आपको राम राज्य का वादा करता हूँ। ये शब्द उन्होंने कभी नहीं कहे और शायद कहेंगे भी नहीं। दरअसल मोदी जो कह रहे हैं, नाम तो राम का है, पर काज जो भाजपा सरकार के और लंकापति के हैं। मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आता है, मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों का स्वागत कर लेता हूँ। हमारे साथ हैं आत्मजीत सिंह जी, अरुण कुमार शर्मा जी और सुनील शुक्ला जी, आपका स्वागत है बहुत-बहुत। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ। हमारी ओर से भी, हमारे चैनल की ओर से भी और सभी दर्शकों को भी बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ। मुझे एक जीवन घटना याद आती है गुरु नानक के जीवन से कि गुरु नानक जब नौकरी के लिए सुल्तानपुर, पंजाब, अनडिवाइडेड पंजाब में जब भेजे गए थे और वहाँ पे एक जगह थी, सिकंदर लोदी का शायद समय था, मोदी खाना। अब इसको मोदी से मत जोड़िएगा, मोदी खाना एक्चुअली वो जगह होती है जहाँ सरकारी कामकाज होते हैं, एक मंडी टाइप की चीज़ें होती हैं, क्रय-विक्रय की स्थितियाँ होती हैं। तो वो एक तरह से उनका राजस्व भी वहाँ से प्राप्त होता है उनको। तो मोदी खाने में वो काम करते थे और अक्सर लोगों का इल्ज़ाम रहता था कि नानक जो हैं, वो लोगों को जितना वो खरीदते थे, उस समय
उस समय के पैसे देकर उससे ज़्यादा उनको दे दिया करते थे 13, 13, 13, 13 करते-करते। तो शिकायत ये गई सिकंदर लोदी के जो वहाँ पर उनके चीफ्टेन थे जिसको रियासत चीफ जिसे क्या कह सकते हैं, दौलत खान। तो उन तक शिकायत पहुँची कि नानक मोदी खाने को नुकसान कर रहा है और लोदी जो पूरा का पूरा जो डायनेस्टी है, उसका नुकसान कर रहा है एक तरीके से। उनको दौलत खान के दरबार में बुलाया गया और उनसे पूछा गया, लेकिन जब सारी जाँच हुई तो जितना मात्रा में सामान होना चाहिए था, उससे ज़्यादा निकलता है एक्चुअली। तो वो इल्ज़ाम उनका नलिफ़ाई हो जाता है। फिर कुछ बातचीत ऐसे होती है जहाँ पर दौलत खान को महसूस होता है कि एक ये रूहानी आत्मा है कोई, तो उनको बुलाते हैं, फिर बातचीत करते-करते कहते हैं मेरी नमाज़ का वक़्त हो गया और उनके साथ उनके काज़ी भी होते हैं जो शहर प्रमुख होते हैं। तो जब अ, वो नानक को भी आमंत्रित करते हैं कि आप भी हमारे साथ नमाज़ पढ़िए। जब दौलत खान नमाज़ पढ़ रहे होते हैं अपने काज़ी के साथ और कुछ चंद और लोगों के साथ जो उनके दरबार के साथी होते हैं, तो उसके बाद दौलत खान कहते हैं नमाज़ पूरी होने पे कि नानक तुमने तो नमाज़ हमारे साथ पढ़ी ही नहीं। तो गुरु नानक दौलत खान से कहते हैं, नमाज़ तो आपने भी नहीं पढ़ी। वो कहते वो कैसे? कहता आप नमाज़ कहाँ पढ़ रहे थे? आप तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। तो दौलत खान चौंक जाता है कि ये मेरे मन की बात कैसे रीड कर गया। और जब उनका काज़ी कहता है आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए थी हमारे साथ। आपने ये एक तरह से हमारी इंसल्ट की है। तो कहते हैं काज़ी साहब आप भी नमाज़ कहाँ पढ़ रहे थे? आप तो अपने गाय के जो बछड़ा हुआ है उसकी फ़िक्र में लगे हुए थे। आप कहाँ नमाज़ पढ़ रहे थे? तो वो भी चौंक जाता है। कभी-कभी मुझे लगता है कि मोदी जी जब साष्टांग प्रणाम कर रहे थे रामलला के सामने लेटकर, हालाँकि उन्होंने थाली भी खिसका दी थी अपनी अपनी सुविधा के लिए, तो मुझे भी शक हुआ, क्या वास्तव में ही मोदी जी राम जी के सामने झुके हुए थे? या वहाँ क्या कहते हैं कि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके दिमाग में ममता और नीतीश चल रहे थे कि उनके किले को कैसे ध्वस्त किया जाए? बहुत कुछ मिलता-जुलता है। इसी कथा को साथ लेकर कथा नहीं ये तो सत्य जीवन घटना है कि राम का तो नाम है यहाँ पर, लेकिन काज लंकापति के सारे के सारे भाजपा सरकार के, इसमें कोई अब संशय रह नहीं गया। थोड़े कठिन शब्द हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले आत्मजीत सिंह जी, आपकी टिप्पणी चाहूँगा। जो कहा जा रहा है राम का नाम लेके कि राम ये हैं, राम वो है, राम आस्था है, राम विधान है, लेकिन काम तो जो किया जा रहा है, हर काम राम के विरुद्ध है। राम की मर्यादा, विनम्रता, राम की नैतिकता, राम की सच्चाई, राम की ईमानदारी, हर चीज़ जो की जा रही है, उसके विरुद्ध है। सारे के सारे काम जो हैं, वो मायावी के काम हैं, एक माया के काम हैं, भ्रमजाल के काम हैं और कहीं न कहीं षड्यंत्रों से भरे हुए हैं। इसे राम राज नहीं कहते, ये तो लंकापति राज है सर। आत्मजीत सिंह जी। जी, नमस्कार दिनेश वोरा जी और सुनील शुक्ल जी, अरुण कुमार शर्मा जी। जहाँ तक आपने ये सुल्तानपुर लोधी की जो घटना का व्याख्या किया जो नानक शाही में भी है और नानक की कथाओं में भी है। और ये बात सच है कि सुल्तानपुर लोधी में जब वो उनको कहा गया कि वहाँ जाके कुछ काम धंधा सीखो, तो ये सब इंसिडेंट्स वहाँ हुए और जो दौलत खान की बात आपने बताई, वो मोदी सरकार पे खरी उतरती है। वो इसलिए उतरती है कि जैसे ही राम प्रतिष्ठान हो रहे थे, प्राण प्रतिष्ठान हो रहे थे 22 जनवरी को अयोध्या में, तो उसके तुरंत बाद आप देखिए किस तरीके से अराजकता फैली राजस्थान में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आप ही के मीरा रोड भेंडर पे पहले तो राम के प्राण प्रतिष्ठान के नाम पर यात्रा निकाली गई और उस यात्रा को उकसाने का काम किया गया। मस्जिद के आगे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना आपने मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां वहां ये प्राण प्रतिष्ठान की यात्राएं निकली। और ये इसका अगर आप पृष्ठभूमि देखें तो पृष्ठभूमि वो मेवात की जो घटना है नू में, जो जल परिक्रमा के नाम पर एक पुराने मंदिर की एक नई आस्था का विषय बन गया। पिछले 3 सालों से वहां पे जल प्रतिष्ठान का प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया और जानकर उन्हीं मुस्लिम एरिया से उन यात्राओं को निकाला जाता है जिसमें वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को उकसाने का काम करते हैं, माइनॉरिटीज को उकसाने का काम करते हैं कि यहाँ पे वो कोई एक्शन करें
और हम वहां रिटेलिएट करें और वहां कर्फ्यू लग जाए, दंगा हो जाए और देश में ये मैसेज चला जाए कि देश के जो मुसलमान हैं या माइनॉरिटीज के लोग हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ हैं, वो एक हिंदूवादी सोच के खिलाफ हैं और वो फिरका परस्त हैं, वो सांप्रदायिक हैं, वो कम्युनल। ये तो बात है ही है। ये मोदी मॉडल है और इंडिया अलायंस जो है इसी मोदी मॉडल को जो इन्होंने पाट दी है खाई सांप्रदायिकता की, उसको पाटने की कोशिश कर रहा है और वो यही कहता है कि भाई आपस में लड़ो मत, झगड़ा मत करो, क्योंकि हम सब देश के वासी हैं और देश के प्रेमी हैं। इसमें कोई भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या किसी संप्रदाय के नाम पे कोई दंगा या झगड़ा नहीं होना चाहिए। और इसी अन्याय के खिलाफ ये जो न्याय की यात्रा निकली है वो बुलडोजर जो ये नीति है सरकार की, आपने देखा कि अभी भी मीरा रोड पे 15 स्टैब्लिशमेंट्स पे बुलडोजर चलाए गए और ऐसे ही कुछ मध्य प्रदेश में भी किया गया है और वही कुछ राजस्थान में भी, जयपुर में आपने देखा जैसे ही सरकार आई वहां का लोकल एमएलए जो है उसने तुरंत वहां पे ठिये बंद कराने शुरू करा दिए कि वहां मुसलमानों की दुकानें नहीं चलेंगी, सिर्फ हिंदू समुदाय के लोगों की दुकान चलेगी, बिरयानी काउंटर नहीं चलेगा और सिर्फ पकौड़ा काउंटर चलेगा। तो जिस तरीके का इस तरीके का विमंश पैदा करने की जो समाज में कोशिश की जा रही है, ये सब उस प्राण प्रतिष्ठान के मोदी जी के कार्यक्रम के बाद ही शुरू हुआ है। तो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा तरह तरह से अटैक किए गए, आपने देखा असम में किस तरीके से उनकी यात्रा में पहले झंडे दिखाकर उनको उकसाया गया, उसके बाद उनकी यात्रा को वहां के लोकल पुलिस द्वारा कि ये रूट आपका सैंक्शन नहीं था, आप इस रूट से क्यों निकल रहे हैं, तो वहां पे बैरिकेडिंग करके वहां पे उनको रोका गया। पर तब भी जब वो उन्होंने कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं किया तो उन्होंने वहां के जो उनके असम के चीफ थे बोरा कांग्रेस के, उन पे अटैक किया, उनकी नाक तोड़ दी और उसके बाद उन्हीं पे एफआईआर कर दी। तो ये और क्लियरली दर्शाता है। और फिर असम के चीफ मिनिस्टर यहाँ तक कह गए कल अपने इंटरव्यू में कि ये देखिए इंडिया टुडे वाले कह रहे हैं कि बॉडी डबल यूज कर रहे हैं राहुल गांधी। अब ये इंडिया टुडे की जो खबर थी वो खुद उन्हीं की बताई हुई थी, तो वो अपनी खबर को इंडिया टुडे के माध्यम से कोट कर रहे थे कि राहुल गांधी का बॉडी डबल है, एक जो है वो 8 लोगों का टीम जो है बस के अंदर बैठती है और जो पैदल चलता है वो राहुल गांधी। तो इस तरीके की जब चीजें की जाती हैं तो आप समझिए कि फ्रॉम द टॉप इसकी डायरेक्शन होती है। और फिजिकल असॉल्ट सिर्फ खाली असम के कांग्रेस चीफ का नहीं किया गया, मणिपुर के पीसीसी के जो चीफ हैं उनको भी अटैक किया गया और यात्रा को खराब करने की कोशिश की गई। अब इसी के परिवेश में अगर आप उसके ऑपोजिट देखें तो इन्हीं की कैबिनेट ने, मोदी जी की कैबिनेट ने राम रेजोल्यूशन पास किया और राम रेजोल्यूशन में वो अल्टीमेट डिक्लेरेशन बना दिया संविधान का और उसको सेल्फ कांग्रेचुलेटरी किया और उसमें ये कहा कि कंट्री जो है 1947 में आजाद हुआ था पर देश की आत्मा जो है वो अब 2024 में आजाद होगी, क्योंकि राम प्रतिष्ठान हो गए हैं और जो 500 साल का जो कमी थी इस देश में जिसके लिए लड़ रहे थे यहाँ के हिंदू, वो जो है लड़ाई जो है वो अब कामयाब हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कैबिनेट है हमारी, ये कैबिनेट ऑफ द मिलेनियम है, इससे पहले ना कभी कभी ऐसी कैबिनेट बनी थी ना इसके बाद कभी बनेगी। और ये भी कहा गया कि विधि और विधान ने मोदी जी को चूज किया है या मोदी जी को लेके आए हैं इस प्राण प्रतिष्ठान के प्रोग्राम को और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सनातन धर्म के कल्चर को एस्टेब्लिश करने के लिए। और ये भी कहा गया कि ये जो है नए भारत की जो शुरुआत है ये 1000 साल तक जो है आगे चलेगी। ये डायरेक्शन जो हमने दिया है ये 1000 साल तक की है, तो अगर इसमें आपको कुछ गलत लगता है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। और ये भी कहा गया कि जिस तरीके का ऑपोजिशन ये कहती है कि जो बॉडी डबल की बात राहुल गांधी के लिए की गई, तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी पे खरी उतरती है कि मोदी जी का बॉडी डबल है। एक मोदी जी हैं जो प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम करते हैं और जाके वहां पे यजमान बनते हैं, और दूसरे मोदी हैं जो उनका बॉडी डबल है वो देश में सांप्रदायिकता फैलाता है, कम्युनल राइट्स करवाता है और अपने स्टेट्स के लोगों को क्लियर डायरेक्शन देता है कि कोई भी ऑपोजिशन का पार्टी का आदमी जो है वो सड़क पे ना दिखे। और जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है या मान लीजिए जिन पे डबल इंजन की सरकार नहीं है, उन सरकारों को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के, उनके हाथ पैर मरोड़ के उनको टैक्स का पैसा ना दिया जाए, जीएसटी का, उनको डेवलपमेंट वेलफेयर फंड का पैसा ना दिया जाए ताकि वो भीख मांगने पे मजबूर हो जाए। यही काम उन्होंने बिहार में किया, वेस्ट बंगाल में किया। वेस्ट बंगाल का 1.25 लाख करोड़ रुपया अभी तक बकाया है जो उनको नहीं दिया गया है। और बिहार में भी अब नीतीश कुमार को लेकर तमाम सनसनी और खबर फैल रही है
कि नीतीश कुमार वापस एनडीए में जाएंगे, क्योंकि उनको मजबूर किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि अगर तुमको प्रदेश चलाना है तो तुमको इंडिया अलायंस से बाहर निकलना पड़ेगा। और यही सब चीजें हैं जिनको लेकर जो है ऑपोजिशन को जिस तरीके से टारगेट किया गया प्राण प्रतिष्ठान के बाद, और जनवरी 22 के कार्यक्रम को वो सरपुरी मानकर 2024 के इलेक्शन में जाना चाहते हैं, तो इनकी क्लियर मंशा क्लियर है, ये बात क्लियर है कि वो प्राण प्रतिष्ठान के नाम पर या राम के नाम पर ही 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे। जी दिनेश वोरा जी।